हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो क्लास 10th का एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशंस कर रहे थे उससे आगे का क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम लोग पेज नंबर 209 का इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है इस सेशन का, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। जो कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आंसर देखिए, आपको पता है कंडक्टर के रेसिस्टेंस, आप अगर ये लिख दीजिएगा कि आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर, तो R बराबर क्या होगा V अपॉन आई, R बराबर क्या होगा V अपॉन आई। तो आप कहिएगा जो कंडक्टर का रेसिस्टेंस है वो वोल्टेज पे और इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है, जो बिल्कुल ही क्या है गलत है, जो बिल्कुल ही क्या है गलत है। कंडक्टर का रेसिस्टेंस ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है और ना ही इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है, इन दोनों में से किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। तो बात आती है कि कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है। तो जो रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो होता है वो आपको पता होगा, एक फॉर्मूला में बताया था, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। आर जो होता है ये क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, मतलब कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वो मटेरियल ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है। मटेरियल ऑफ द वायर कहने का मतलब है कि वो वायर आपका कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, कि किसका है। लेंथ ऑफ द वायर, अगर सेम मटेरियल है और दो डिफरेंट लेंथ के हैं तो उनमें रेसिस्टेंस डिफरेंट आएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर सेम मटेरियल है और दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया का है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहने का मतलब एक मोटा वायर है और एक पतला वायर है, तो उन दोनों में रेसिस्टेंस क्या करते हैं, वैरी करते हैं। तो वैरी कैसे करते हैं इसको देखेंगे। तो इसका जो आंसर लिखिएगा तो लिखिएगा क्या, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर depends upon the following factor। पहला क्या है, लेंथ ऑफ द वायर पे, पहला क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, दैट इज कहने का मतलब है अगर मटेरियल सेम हो और टेम्परेचर सेम हो, इफ एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो लेंथ ऑफ द वायर पे कब, जब उसका मटेरियल और टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो जो रेसिस्टेंस ऑफ द वायर होता है वो पहला डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर पे। दैट इज कहने का मतलब होता है कि जो रेसिस्टेंस ऑफ द वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के। जो रेसिस्टेंस ऑफ द वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ द वायर के। कब, जब मटेरियल और क्रॉस सेक्शनल एरिया और क्या कहते हैं टेम्परेचर जब सेम रहेगा, तो वो जो लेंथ ऑफ द वायर होगा वो डायरेक्टली रेसिस्टेंस ऑफ द वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर का। दूसरा होता है इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ए पे डिपेंड करता है। दैट इज कहने का मतलब है जो आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/a के, 1/a के। अगर ऑल द फिजिकल फैक्टर अगर सेम रखा जाए, फिजिकल फैक्टर करने का मतलब उसका टेम्परेचर, प्रेशर, मटेरियल और लेंथ अगर सेम रखा जाए तो जो रेसिस्टेंस ऑफ द वायर होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा होता है, तीसरा फैक्टर जो होता है वो होता है कि आपका नेचर ऑफ द मटेरियल, वही नेचर ऑफ द मटेरियल कहने का मतलब क्या है कि अगर डिफरेंट मटेरियल के रहेंगे तो क्रॉस सेक्शन ये रेसिस्टेंस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। और चौथा जो प्रॉपर्टी है वह है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये तीन फैक्टर है, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर,
किस किस पे डिपेंड करता है, तो 4 फैक्टर, लेंथ ऑफ द वायर पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया और नेचर ऑफ द मटेरियल, और फिर किस पे, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे। ये कितने 4 फैक्टर होते हैं जिस पे रेसिस्टेंस ऑफ द वायर क्या करता है, डिपेंड करता है। अब ये कैसे करता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा जब ये डिटेल में। अब इसको मान लीजिए ये 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, 3 नंबर 4 नंबर का रहता, तो इसको डिटेल भी करना पड़ता, लेकिन ये सिर्फ अभी 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन में ही पूछेगा, तो इतना लिख देने से सफिशिएंट हो जाता है। नहीं तो मैं इसका ऑन विच फैक्टर रेसिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स, मैं इसका वीडियो बनाया हूँ, आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, वाई। चलिए इसको मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसको आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है, सो जरा ध्यान से देखिए इसको। विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, वाई। कह रहा है क्या will current flow more easily through a thick wire or a thin wire, इनमें से किसमें करंट आसानी से फ्लो होगा, एक थिक वायर में कि एक थिन वायर में। थिक वायर मतलब मोटा वायर, और थिन वायर मतलब पतला वायर ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल मेरा क्या है, सेम है, व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, वोल्टेज भी हम सेम सोर्स दे रहा है। अगर किसी में ज्यादा किसी में कम करंट फ्लो हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमको भी बतलाना है इसमें। तो देखिए आंसर में क्या लिखिएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जब सेम मटेरियल का है तो सेम मटेरियल का है और करंट भी सेम सोर्स से जा रहा, वोल्टेज मेरा सेम है, सब चीज़ सेम है, लेंथ भी मेरा सेम हो, तो जो रेसिस्टेंस ऑफ द वायर जो होगा, रेसिस्टेंस ऑफ द जो वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/a के। कहने का मतलब 1 बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया के। यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया कहने का मतलब एक पतला वायर है, क्या है, एक पतला वायर है और एक मोटा वायर है, सेम लेंथ का वायर है, एक पतला वायर है और एक क्या है, मोटा वायर है, तो किसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो देखिए अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन्वर्सली का मतलब ही होता है एक क्वांटिटी को आप घटाइएगा तो दूसरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, एक क्वांटिटी को बढ़ाइएगा तो दूसरा क्वांटिटी क्या होगा, घटेगा। तो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटा रहे हैं तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी ये थीन वायर है, कौन है, थीन वायर, और ये क्या है, थिक वायर, थिक वायर। तो किसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा, थीन वायर में कि थिक वायर में, अब आप खुद ही बता सकते हैं। तो किसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा, थीन वायर में, सॉरी थिक वायर में करंट ज़्यादा फ्लो होगा रेदर देन थीन वायर। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस जो होता है, एज वी नो दैट द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसको लिखिए क्या होगा आंसर में, द करंट फ्लो, the current flow more easily through a thick wire, the current flow more easily through a thick wire। अब कह रहा वाई क्यों होगा, दिस इज बिकॉज, लिखिएगा दिस इज बिकॉज द resistance of the wire, this is because the resistance of the wire is inversely proportional to the
क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, दैट इज कहने का मतलब होगा जो रेसिस्टेंस होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो अगर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा उसमें रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा, और जितना रेसिस्टेंस कम होगा करंट आसानी से फ्लो होगा। तो रेसिस्टेंस कम किस में होगा? थिक वायर में होगा। तो थिक वायर में रेसिस्टेंस कम होगा तो उसमें करंट आसानी से फ्लो कर पाएगा। तो ये था आपका 2 क्वेश्चंस, पेज नंबर 209 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब ये क्वेश्चंस को जरा ध्यान से पढ़िए। क्या करा क्वेश्चन नंबर 3, इसको ध्यान से पढ़ के समझने की कोशिश करिए और ये आसानी से बन जाएगा। क्या कह रहा है? लेट द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का जो हम रेसिस्टेंस ले रहे हैं उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है पहले के वैल्यू से क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। what will occur in the current through it, तो उससे फ्लो होने वाले करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए इसका, अब ये करंट है, रेसिस्टेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसमें हमको एक ही फॉर्मूला पता है, किससे? V इज इक्वल टू हमको पता है आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। अब R क्या है? इफ R इज कांस्टेंट, इफ R इज कांस्टेंट, R अगर कांस्टेंट है तो मान लीजिए, तो R कांस्टेंट होगा तो V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I की होगा। V जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I की होगा, ठीक है। V जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? I की होगा। अगर V2 जो है मेरा वो V/2 हो जाता है, V2 जो है वो मेरा क्या था? V/2 हो जाता है। तो हमको निकालना क्या है? I2 निकालना है। क्या निकालना है? I2। तो देखिए, तो V2 बराबर तो अब हम V2 बराबर क्या होगा? I2 होगा। V2 जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I2 के होगा, और V2 बराबर क्या है? V/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I2। और जरा यहाँ से देखिए तो मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, V जो होगा वो I2 और ये इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड। अब क्या किया? दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा जरा देखिएगा, V/2 कांस्टेंट हटेगा तो इक्वल टू आएगा I/2। यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा जरा देखिए यहाँ, V/V इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये I2 V से भी कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो I2 इंटू 2 इज इक्वल टू I होगा। तो और I2 बराबर कितना होगा? I/2 होगा, I/2 होगा। दैट इज कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका? दैट इज कहने का मतलब होगा इफ द वोल्टेज इज हाफ देन current flow through it is also क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ये ओम्स लॉ को वैलिडेट करता है, क्योंकि जब करंट जो होता है, सॉरी करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वोल्टेज के। या वोल्टेज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? करंट। अगर करंट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, अगर वोल्टेज को घटाएंगे तो करंट भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था? 3 था। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 3। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर किधर? 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसको मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आप इसे को मैं बतला दूंगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चंस कर रहा है वो कह रहा है व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन ये प्योर मेटल। कहता है प्योर मेटल के अलावा जो इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन का जो कॉइल होता है
वो बना होता है किससे? एलॉय से। किससे बना होता है? एलॉय से। क्यों? वाई आर क्वाइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर? क्यों इलेक्ट्रिक टोस्टर और आयरन का जो क्वाइल होता है वो एलॉय से बना होता है, ना कि एक प्योर मेटल से। तो क्यों बना होता है एलॉय का? तो आपको पता हो एलॉय का जो एलॉय होता है उसका रेसिस्टिविटी ज़्यादा होता है किससे? प्योर मेटल से। और प्योर मेटल से ज़्यादा होने के कारण वो जो एलॉय होता है वो क्या करता है, जल्दी वो बर्न नहीं होता है, एलॉय जल्दी वो मेल्ट नहीं कर पाता है। दैट इज वाई वी कैन प्रीफर एलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल। तो इसको चलिए मैं लिख देता हूँ इसको करें तो कि एलॉयज आर used for making the coils, electric toaster and electric iron because alloys have higher melting point, because alloy has higher melting point than pure metals, so the coil made from alloys do not melt or get burned at high temperature. Alloy are used for making the coil in electric toaster and electric iron because alloy have higher melting point than pure metal. So the coils made from alloy do not melt or get burns at high temperature. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? यूज द डाटा इन टेबल 12.2 टू आंसर द फ्लोइंग। यूज द डाटा इन टेबल 12.2 टू आंसर द फ्लोइंग। जो एनसीईआरटी में जो टेबल 12.2 का डाटा दिया हुआ उसको यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को 12.12 का एनसीईआरटी का डाटा क्या। उसमें कह रहा विच एमंग आयरन और मरकरी इज बेटर कंडक्टर। उसमें से डाटा में से देख के बताना हमको कि कौन आयरन और मरकरी में कौन बेटर कंडक्टर है। और कह रहा विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। इन लोगों को हमको इसको डाटा से देखकर बताना है कि कौन अच्छा इसमें कंडक्टर है और कौन बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है, तो देखिए मैं डाटा आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए एनसीईआरटी का मैं बुक लेके आया हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये एनसीईआरटी का बुक है। अब एनसीईआरटी के बुक में आप देख रहे होंगे ये क्या दिया हुआ है? कंडक्टर में ये मटेरियल और ये रेसिस्टिविटी। अब देखिए रेसिस्टेंस क्या होता है? R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, अगर आप लेंथ को कांस्टेंट कर देते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया को कांस्टेंट कर देते हैं, तो रेसिस्टेंस ऑफ द जो वायर हो जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है रेसिस्टिविटी के। किसके? रेसिस्टिविटी के। दैट इज कहने का मतलब क्या है? रेसिस्टिविटी को हम बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी मेरा क्या होगा? बढ़ेगा। रेसिस्टिविटी को घटाएंगे तो रेसिस्टेंस भी मेरा क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो अब जरा देखिए इस कंडक्टर को देखिए, सिल्वर को देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻8 है। अब ये देखिएगा 10 टू द पावर सब -8, इसका -6 है और इसका भी -6 है। अब हमको आयरन और किसमें? कॉपर में करना है, सॉरी आयरन और मरकरी में हमको चूज करना है। तो आयरन यहाँ है और मरकरी यहाँ है। आयरन का जो रेसिस्टिविटी है वो है कितना?
इंटू 10⁻⁻8 और मरकरी का है 94 पॉइंट इंटू 10⁻⁻8। तो बताइए किसका रेसिस्टिविटी ज़्यादा है, मरकरी का ज़्यादा है, तो जिसका रेसिस्टिविटी ज़्यादा तो उसका रेसिस्टेंस भी ज़्यादा। तो आयरन और मरकरी में कौन बेस्ट कंडक्टर होगा, तो आयरन इज द बेस्ट कंडक्टर। ये पहला मेथड, पहला क्वेश्चन है सॉल्व करने का। इस टेबल के बिहाफ, ऑन द बिहाफ ऑफ दिस टेबल वी कैन गिव द आंसर्स ऑफ द दीज टू क्वेश्चन। फर्स्ट वी कैन कंक्लूड दैट आयरन इज द बेस्ट कंडक्टर rather than mercury। नेक्स्ट क्या, विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर, कौन मटेरियल बेस्ट कंडक्टर है, तो देखिए जो उसका रेसिस्टिविटी सबसे कम, किसका रेसिस्टिविटी सबसे कम है, सिल्वर का। ये दिखा दे रहा है, देखिए सिल्वर का रेसिस्टिविटी सबसे कम है, तो सिल्वर का रेसिस्टिविटी सबसे कम है, कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁸। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। तो इसका देखिए आंसर मैं लिखता हूँ पहला क्वेश्चन, देखिए टेबल देखिए पहला क्वेश्चन, एमंग आयरन्स एंड मरकरी is a better conductor, among iron and mercury is a better conductor। तो लिखिएगा as see the data of resistivity of iron and mercury as see the data of resistivity of iron and mercury in table, the resistivity of the mercury is greater than iron, therefore iron is the better conductor। क्या हो जाएगा, आयरन इज द बेटर। दूसरा का भी सीधे, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर, इन द टेबल सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर because its resistivity is very low। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, कौन बेस्ट करना, सिल्वर, बिकॉज इट्स रेसिस्टिविटी इज वेरी लो। जिसका रेसिस्टिविटी सबसे कम होगा वो सबसे अच्छा कंडक्टर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर अगर थोड़ा सा भी वीडियो से हेल्प मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय क्लास, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।